हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रभात तिवारी और मैं आज आपके बीच एक ऐसे विषय को लेकर आ रहा हूं जो अभी आपने देखा होगा कि रशिया का यूक्रेन पर इन्वेजन है। उसकी ये क्यों है, कैसे है, इसके पीछे के रीजंस क्या है, एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपके सामने अभी आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि उस पर असर क्या होगा आने वाले समय में इंडिया पर। तो ये सब शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर के बाद, जो कोल्ड कोल्ड एरा का टाइम था। अब मैं आपको थोड़ा सा आजू बाजू की चीज़ें भी बताता जाऊंगा साथ में कि कोल्ड वॉर का एरा था क्या। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरा वर्ल्ड है वो दो हिस्सों में बट गया। तो एक हिस्सा चला गया यूएसएसआर के पास साथ, एक हिस्सा था यूएसए एंड अलाइज नेशन के पास। तो हुआ क्या कि जब जब वर्ल्ड वॉर एंड हुई तो जस्ट उसी के बाद कोल्ड वॉर का एरा स्टार्ट कहा जाता है, जिसमें रशिया लड़ाई तो कुछ भी नहीं हुई बिटवीन रशिया और यूएसए एंड दैट रशिया उस समय यूएसएसआर था और यूएसए। बट एक कहते हैं हमारे यहाँ कि जैसे कि बादल बन चुके हैं, बारिश कभी भी हो सकती है, इस तरह का कुछ माहौल उस समय था। जो कोल्ड वॉर एरा जिसको कहा जाता है, जो एरा का टाइम पीरियड था 1945 टू 1991। इस समय जैसे मैंने आपको बताया कि बादल घने थे, मतलब लड़ाई का बिल्कुल पूरा माहौल बन चुका था यूएसएसआर और यूएसए के बीच, जो अलाई नेशन थे दोनों इस बीच। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे हम कहते हैं कि बोलते जा रहे थे, एक दूसरे पे काउंटर अटैक्स करने का ट्राई कर रहे थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसी बीच क्या होता है कि जो यूएसए के यूरोपियन देश थे और यूएसए, इन लोगों ने मिलकर एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया या फॉर्मेशन हुआ जिसको हम आज नाटो के नाम से जानते हैं। और इसका मेन उद्देश्य यह था कि वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज है, आप जैसे देख सकते हैं पेरिस, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों को उस समय की अगर बात की जाए तो रशिया या उसके मतलब दुश्मनों से बचाने के लिए नाटो का गठन हुआ, जिसका मतलब 1949 एक वॉशिंगटन ट्रीटी के अकॉर्डिंग उसका गठन हुआ। नाटो का गठन किया गया और नाटो का मेन काम था, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि दुश्मन देशों से, जो अभी की कंडीशन अगर देखी जाए तो 30 मेंबर्स हैं नाटो में। और ये इनकी पॉलिसी ये है कि अगर किसी नाटो के किसी एक मेंबर देश पर अगर कोई हमला करता है तो नाटो के पूरे सारे जो 30 देश हैं वो उस देश पे हमला करते हैं। ये नाटो की पॉलिसी है। और मतलब 200 साल का अंग्रेजी राज हमारे ऊपर था और हम अंग्रेजी शासन के कारण हमारी इकोनॉमी और हमारी जो मेन पावर थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और हम इस पोजीशन में नहीं थे कि हम किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकें। लेकिन नाटो के फॉर्मेशन होने के बाद पूरी दुनिया की स्थिति ये हुई कि एक होड़ मच गई। होड़ मचने से ये हुआ कि यूएसए कह रहा था आप हमारी साइड ज्वाइन कीजिए, यूएसएसआर कह रहा था आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। लेकिन इन दोनों के बीच का रास्ता निकालते हुए 1961 में एक नाम की गठन हुई, जो एट दैट टाइम इट वाज इन यूगोस्लाविया। और किसी भी देश, चाहे वो भारत हो या कोई और देश हो, 200 साल आपके ऊपर कोई राज करता है, आपको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर लेता है, तो आप इस पोजीशन में नहीं बनते कि आप किसी एक अलाई के साथ ज्वाइन करके और डायरेक्ट वॉर में घुस जाए। ये हमारी पोजीशन थी नहीं, और हम इकोनॉमिकली या किसी भी तरह से हम कहें उतने स्ट्रांग नहीं थे जो हम 200 साल पहले थे। तो टाइम निकलता गया और हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान बना। तो जब दुनिया में होड़ मची थी कि कौन नाटो को ज्वाइन करेगा, कौन यूएसएसआर को ज्वाइन करेगा, तो उस समय हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसे कहते हैं यूगोस्लाविया में, और इसी बीच 1955 में एक बंदुम कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एशिया और अफ्रीका की न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट ने पार्टिसिपेट किया। और उनका कहना यह था कि हम किसी भी बड़ी सुपर पावर को ज्वाइन नहीं करना चाहते, और उनकी एक आर्म्स रेस या कहें उसको, तो हम किसी एक पावर के साथ ज्वाइन अभी नहीं करना चाहते, हम अभी अभी आज़ाद हुए हैं
हमें स्टेबलाइज होने का समय चाहिए। तो इसी बीच एक वर्ड निकल के आया नाम का, जो 1961 में एक बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस थी, जो फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस भी कही जाती है और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है, वहां पे नाम का जन्म हुआ। जिस 1961 में जो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहां पर नाम उभर कर आया, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स थे जोसेफ ब्रॉस टीटो ऑफ योगोस्लाविया। जो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो जहां पर कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो भी योगोस्लाविया में थी। और इसके फाउंडिंग फादर्स जैसे मैंने आपको बताया, जोसेफ ब्रॉस टीटो ऑफ योगोस्लाविया, गमाल अब्दुल नासिर ऑफ इजिप्ट, एंड क्वामे क्रूमा ऑफ घाना, एंड द सुकर्नो ऑफ इंडोनेशिया, इंक्लूडिंग आर beloved प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू was the founding father of नाम। तो नाम का मेन इनिशिएटिव क्या था कि हम किसी यूएसएसआर को और ना ही यूएसए को, हम इन दोनों को किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे और हम नॉन अलाइंड रहेंगे। और ये नॉन अलाइंड टर्म कहें तो कहीं एक कह सकते हैं कि एक सोच है गांधी जी की। में नाम का गठन हुआ और तब हमने डिसाइड किया कि हम किसी भी देश को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और बाकी जो देश हमारे साथ आए थे उन्होंने भी कहा हम किसी भी देश को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ से नॉन अलाइनमेंट की शुरुआत हुई और इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम किसी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं अभी। उसके बाद क्या होता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि 1945 से 1941 तक कोल्ड वॉर एरा चल ही रहा था। उस बीच टेंशन यूएसए और यूएसएसआर की तरफ से बढ़ रही थी। इसी बीच एक इंसिडेंट होता है जिसे हम क्यूबान मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। और जैसा कि आप अमेरिका के मैप में या वर्ल्ड मैप में देख पाएंगे, क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड देश है जो अमेरिका के नीचे साइड है, या कहें आप उसको तो वेस्ट कैरेबियन कंट्रीज का एक आइलैंड है जिसे क्यूबा कहते। तो वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हुई कि जो सोवियत यूनियन था उस समय, उसने अपनी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स को क्यूबा के एक आइलैंड में लैंड कर दिया या प्लेस कर दिया जैसे हम कहें तो। लेकिन ये हुआ ये कि उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने क्या बाय सीक्रेट मिशन ही गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, बट ही ट्राइड दैट द सोवियत यूनियन एंड क्यूबा should not know about the developments which are taking place and they are known by the USA। तो हुआ जब ऐसा कुछ यूएसए को पता चला तो कई राउंड्स की यूएसए में मीटिंग्स हुई। उसके बाद यूएसए ने अपने जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं जो न्यूक्लियर से केपेबल थे, उसको क्यूबा के समुद्र में, क्यूबा के पास जो समुद्र है वहां पर जाके स्टेशन कर दिया। तो जब दुनिया ने देखा कि ये टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ये न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। उस समय तक सारे देशों के पास जो बिग पावर्स हैं उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज आ चुकी थी ऑलरेडी। तो ये एक न्यूक्लियर वॉर का सिनेरियो बन रहा था। बट जब यूएसए ने प्लेस कर दिया और सोवियत की मिसाइल ऑलरेडी प्लेस थी, इसी बीच जो डिस्कशन हुआ तो एक डील हुई। एक्चुअली काफी सारी चीजें इसमें मिक्स्ड हैं, मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट देता जाता हूं इसका। तो उस ये हुआ, रिजल्ट ये हुए कि दोनों देशों ने अपनी अपनी न्यूक्लियर लोडेड मिसाइल्स वापस ले ली। और जैसा मैंने बताया कि बादल तो छाए हुए थे, बट बारिश नहीं हो रही थी, बट हो कभी भी सकती थी। इसी तरह का सिनेरियो बनता रहा 1991 तक। उसके बाद क्या हुआ कि जब 1991 तक टाइम चला गया और काफी सारे इंसिडेंट हुए इस बीच में, उनको मैं बताने जाऊंगा तो काफी टाइम चला जाएगा। तो 26 दिसंबर 1991 को यह हुआ कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। और डिसइंटीग्रेशन को मैं एक आम भाषा में समझाना चाहूँ तो यूएसएसआर एक जॉइंट फैमिली की तरह है। और जॉइंट फैमिली तब तक ही चलती है जब तक वहां का लीडर या कहें हमारे दादाजी या दादी पावरफुल होते हैं और इकोनॉमिकली स्टेबल होते हैं, एक नॉर्मल भाषा में अगर मैं कहना चाहूँ तो हुआ ये कि जब इतने साल का कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर और चेंजिंग इकोनॉमिक सिनेरियो और कहें तो एक तरह से कहें कि इकोनॉमिक क्राइसिस भी जो रशिया के ऊपर आया, उसके कारण क्या हुआ कि सारे देश इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लगे। जिसमें सबसे पहले थे एस्टोनिया, लातविया। इन्होंने पहले डिमांड किया कि हम आजाद होना चाहते हैं। तो 26 दिसंबर 1991 को रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया। और जो अभी का देश हम देख पा रहे हैं, अभी के जो देश हैं अलग अलग, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं और यूएसएसआर के, यूएसए के, रशिया के पास वाले जो देश हैं सारे,
वो 1991 में आज़ाद हो गए और यूक्रेन उनमें से एक था। तो अब ये सारी बातें घूम फिर कर कोल्ड वॉर से लेकर वर्ल्ड वॉर टू, कोल्ड वॉर और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस घूम फिर कर आती हैं यूक्रेन पर। यूक्रेन आज़ाद हुआ 1991 पे, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद। और उसके बाद यूक्रेन की इकोनॉमी, जैसे हम कहें कि धीरे धीरे पेस अप कर रही थी। और उसके बाद जो 2008 फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस थे पूरे वर्ल्ड ने झेले, उसका असर यूक्रेन पर भी सीधा सीधा पड़ा। लेकिन हुआ क्या कि यूक्रेन को, जैसे आप मैप में देखेंगे यूक्रेन को, तो यूक्रेन को एक तरह से कहा जाए तो दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। वो ईस्टर्न पार्ट जो उसका है, उसमें आप कहेंगे कि रशियन स्पीकिंग पीपल हैं, और वेस्टर्न पार्ट जो है जो यूरोप से लगता हुआ है। तो वहां पे ऐसी मेंटालिटी है कि हम मतलब रशिया को पसंद नहीं करते कुछ हद तक, और ऐसा ही हाल कुछ ईस्टर्न पार्ट का है। तो ये कहें कि दो हिस्सों में पार्ट में डिवाइड हो सकता है यूक्रेन, होना तो नहीं चाहिए, बट मैं ऐसा एज एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि ईस्टर्न पार्ट रशिया की साइड और वेस्टर्न पार्ट यूरोप के साइड। तो जब ये सब चलता रहा तो इन द ईयर 2014 आप देख पाएंगे कि यूक्रेन और रशिया के पास एक क्रीमिया, एक छोटी सी जगह है। तो 2014 में क्या हुआ कि रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर दिया। एनेक्स बोले तो अपने साथ मिला दिया। इसके कारण सारे देशों ने, पूरे यूएन में और हर जगह पे विरोध हुआ कि नहीं, ये आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी की इंडिपेंडेंस नहीं खींच सकते। बट ऐसा कई जगह देखा गया कि वोटिंग हुई और ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस। एक्चुअली द थिंग इज दैट कि क्रीमिया विच इज द पार्ट ऑफ रशिया, people here are quite influenced to the culture related to Russia, the language spoken by them, and these all things matter. So on the basis of, we can say, consensus, they got inside with the Russian side. But Ukraine was not happy with that, as they were knowing that what happened with Crimea could happen to us at any point of time. तो जो अभी हमने देखा, ये शायद उसी का रह गया वो अधूरा काम है जो रशिया ने आप पूरा कर दिया। तो घूम फिर कर मैं एक आपको सिनेरियो देना चाहता हूँ कि मैंने आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्यों बताया और बाकी चीजें क्यों बताई, कि आप देखिए कि क्यूबा एक अमेरिका के नीचे का देश है। जब वहाँ सोवियत अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, या कहें तो अपनी मिसाइल्स रखने लगा, तो अमेरिका को डर हुआ कि ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। उसी तरह अगर आप देखें तो रशिया को खतरा तब हुआ जब यूक्रेन ने कहा कि नाटो में ज्वाइन करूंगा, हम नाटो के मेंबर बनने जा रहे हैं। तो जब अमेरिका ने ये नहीं सहा कि क्यूबा कैसे मेरे नीचे होकर कैसे सोवियत यूनियन का पार्ट या सोवियत यूनियन की पॉलिसीज से इन्फ्लुएंस हो सकता है, रशिया क्यों चाहेगा कि यूक्रेन नाटो या यूएसए की पॉलिसीज से इन्फ्लुएंस हो। तो मेन रीजन मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये सब मतलब बिग पावर्स यूएसए और यूएसएसआर की का ही एक तरह का रिजल्ट हम कह सकते हैं उन्हीं। तो देखा जाए तो रशिया का जो इन्वेजन हुआ, या कहें इन्वेजन ही कहेंगे, तो ये सिर्फ इसी कारण हुआ कि रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। और अगर आप मैप वाइज देखेंगे तो यूक्रेन काफ़ी बड़ा देश है और इसकी इकोनॉमी अब काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर ले लिया जाए या गैस, जो नेचुरल गैस वाला सेक्टर है, इसमें काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। तो मेन रीज़न यही है कि अगर यूक्रेन अलाइन नहीं होता या यूक्रेन की गवर्नमेंट अलाइन टुवर्ड्स नहीं होती नाटो का, और ये कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे पड़ोस में ही हमारा दुश्मन रहने लगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि क्यूबा में सोवियत की मिसाइल्स या सोवियत की पॉलिसीज इन्फ्लुएंस हो। तो रशिया क्यों चाहेगा कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने या यूक्रेन की जो पॉलिसीज हैं वो इन्फ्लुएंस हो यूएसए या फिर नाटो मेंबर कंट्रीज से। दो आज के समय में अगर काफी लोग इस पर व्यूज भी दे सकते हैं कि everyone is independent to decide their own policy according to their constitution made by their country and their leaders, बट स्टिल एक आम आदमी के बारे में अगर आप सोचें तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा दुश्मन हमारे बाजू में रहने लगे। तो ये थी अभी तक कोल्ड वॉर एरा, वर्ल्ड वॉर, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर से लेके रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन तक की।
अब मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट में एक पॉइंट जो मेरे मन में अभी आ रहा है, जो देखने से लगता है कि ऐसा देखा गया है कई बार कि जहां जहां अमेरिका की पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसीज इन द सेंस कि आप रिकॉर्ड देखेंगे पूरी दुनिया का, तो अमेरिका और रशिया, ये लोग कभी अपनी जमीन पर युद्ध कभी नहीं लड़ते। ये युद्ध हमेशा लड़ते हैं किसी दूसरे की जमीन पर, और नुकसान होता है जहां पे ये युद्ध होता है। जैसा कि अब अभी के केस में हमने देखा यूक्रेन को अमेरिका या कहें तो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज का जो भी एफर्ट, आई वुड नॉट पॉइंट दैट डायरेक्टली, बट एवरीवन नोज दैट कि देयर मस्ट बी सम इन्फ्लुएंस to instigate or something against Russia or whatever the policies might be of the Ukraine। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी करंट सिनारियो है इंडिया के कॉन्सेप्ट में, और जो अभी न्यूली फॉर्म क्वाड एंड अदर इंडो पैसिफिक पॉलिसीज हैं यूएस एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंडिया, तो क्या कभी ऐसा, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सबके छोड़ता हूं कि आप अपने व्यूज बताएं कि क्या जो यूक्रेन के साथ रशिया ने किया और रशिया के करने के बाद जो मतलब कहें, एक तरह से कहें कि जो रिएक्शन था नाटो मेंबर्स कंट्रीज का और यूएसए का, कि दैट यूक्रेन के प्रेसिडेंट खुद कह रहे थे कि हमें हेल्प चाहिए और आप बताइए हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है और हम एक तरह से वॉर में रशिया से अकेले लड़ रहे हैं। हमारा ना यूरोपियन कंट्रीज हेल्प कर रही हैं ना ही यूएसए, नीदर, भले वो बयानों में कुछ भी कहें अपने कि हम यूक्रेन के साथ हैं और हम रशिया के अगेंस्ट हैं और काफी चीजें हैं। मतलब मैं भी कल से न्यूज को फॉलो कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक न्यूज आ रही थी, उसमें दे रहा था कि ब्रिटेन से 2 बॉम्बर उड़े यूक्रेन की हेल्प के लिए। And till late evening also I was watching it, but I neither found that bomber was bombing bomb in Russian territory or helping Ukraine। तो ये एक तरह से दिखता है हम सबको, आप अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि नाटो मेंबर्स कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस बस ये चाहते थे कि भाई तुम लड़ लो, हमने तुमको उकसा दिया, अब बाकी तुम देख लो। तो ऐसी सिचुएशन में यूक्रेन आज फंसा हुआ है। तो इसी कॉन्सेप्ट में ये कहना चाहता हूं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि चाइना इन्वेजन करे इंडिया पे, और एज वी नो दैट रशिया एंड चाइना आर फ्रेंड्स, तो क्या कभी ऐसी कंडीशन बन सकती है कि चाइना ने हम पर हमला किया, और जैसे कि अभी यूरोपियन कंट्रीज या हम कहें तो यूएसए जो कह रहा है कि हम पूरी तरह से भारत यूक्रेन के साथ हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जो यूक्रेन की कंडीशन है वो हमारी हो सकती है। इसी के साथ थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक ऑल्सो।